Welcome to the IVM Podcast Network. Bollywood Scene Stealers is an IVM production, and if you enjoyed this episode, you can also check out their other awesome shows like Geek Fruit with fellow film and television geeks, Tejas, Jishnu, and Dinkar, as they discuss the world of science fiction and nerd culture. You're listening to Bollywood Scene Stealers. Hi, this is Indu Mirani, and welcome to my new show, Bollywood Scene Stealers. What makes a film truly memorable is not only the lead actors in the film, but also these character actors who support the film and leave an impression. We talk to these amazingly talented actors who we can't take our eyes off when they're performing on screen. With me today is Chandan Roy Sanyal. Welcome to the show, Chandan. Namaskar, Indu. Namaste. The film that brought you to everybody's notice, really, was Mikhail in Kamine. Now, tell us about the film. Tell us about how it came about. What was your brief exactly for that role? Let's talk about Kamine, in other words. तो सबसे पहले तो सब श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार. थोड़ा रेडियो जॉकी की तरह साउंड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे माइक पे बोलने का बड़ा शौक है. शौक है? शौक है क्योंकि अक्सर मैं कैमरा के सामने होता हूँ, तो उसकी जिंदगी अलग, जीवन अलग होता है. लेकिन एक माइक पे मुझे स्टूडियोज, मतलब रेडियो स्टूडियोज, इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा रुचि है या मजा आता है. तो शुरू करूंगा. तो कमीने जो है, ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि उसमें मैंने एक बहुत ही मजेदार, दमदार और किरदार किया था मिखाइल का, जो एक बंगाली गैंगस्टर होता है, जो उससे पहले कभी हिंदी फिल्मों में बंगाली गैंगस्टर हुआ नहीं करता था. और जैसे कि मैं तब भी कहता था कि बेसिकली बंगाली जो होते हैं उनको जाना जाता है कि कड़े डरपोक किस्म के इंसान होते हैं. अपना खाया पिया, सिगरेट पिया, सो गए. लेकिन उन लड़ाई झगड़ा, मतलब आवाज मिचिल जिसको बोलते हैं बंगला में, मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशन बहुत करेंगे, लेकिन जैसे ही लाठी चार्ज हुआ तो सबसे पहले गायब हो जाएंगे. तो वो बड़ा ही लोगों को बड़ा पसंद आया था. तो विशाल जी एक्चुअली इस रोल के लिए काफी उन्होंने स्क्रीन टेस्ट वगैरह किए थे. उस समय मैं एक्चुअली एक ब्रिटिश प्ले में एक्ट कर रहा था, मिडसमर नाइट्स ड्रीम. तो उस टाइम में मेरा वर्ल्ड टूर चल रहा था, एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली मैं ट्रैवल कर रहा था. कभी मैं शिकागो में होता था, कभी मेलबर्न में होता था, कभी लंदन में होता था. तो मुझे पकड़ नहीं पा रहा था कोई. इस दौरान हनी त्रेहान जो है, जिन्होंने अभी बहुत ही खूबसूरत फिल्म प्रोड्यूस किया है, डेथ इन द गंज, तो उस फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे. तो हनी जो है, उन्होंने मुझे बुलाया. मेरा थोड़ा सा रंगमंच पे नाम हो गया था कि अरे अच्छा एक्टर है, इसको फिल्मों में लाओ. तो मैंने उसका स्क्रीन टेस्ट दिया, और उसके बाद मैं एक्चुअली पूरा दिन भर वो चला स्क्रीन टेस्ट. वो उसमें अलग अलग एक्टर्स आते गए और मेरे उनके साथ सीन्स करते गया, और फिर मैं गायब हो गया. मुझे लगा कि फिल्मों में कहाँ मुझे मौका मिलेगा. 5 फुट 5 इंच का आदमी और दुबला पतला सा, मतलब फिल्मों के लिए आपका लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ इमेज होता है. एक अच्छा शरीर, बलिष्ठ और फेयर स्किन्ड और इस तरह की चीजें हैं. तो मैं गायब हो गया. मैं अपने नाटक में व्यस्त हो गया. तो एक दिन मैं शिकागो में था और मैंने खूब सारी पार्टी करी और मैं नशे में धुत था. और मैंने वहां से ऐसे ही हनी को फोन लगा दिया कि भाई हनी पाजी की हाल है जी. तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी पहले गालियां वगैरह दी, और वहां पे तब दोपहर के 3 बज रहे थे अभी बम्बई में. तो यार तुमको हम 1 महीने से ढूंढ रहे हैं, विशाल जी ने हाँ कर दी है, तुमको रोल मिल चुका है, लेकिन तुम कहीं मिल ही नहीं रहे हो, तुम्हारा नंबर नहीं चल रहा है, ये क्या मतलब है, बी प्रोफेशनल. भला सर, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये रोल मिलेगा. मैं तो बड़े ही ऐसी अनमना मन से मैंने ऑडिशन दिया था कि नहीं होगा करके. तो उस तरह फिर मैं तब शिकागो से मुझे फिर वहाँ पे था, तो उन्होंने कंफर्म किया. और फिर मैं जब टोरंटो पहुंचा तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी. वहाँ पे मैंने अपना मेजरमेंट वगैरह दे के भेजा, और मैं, मुझे याद है 2 जुलाई या 3 जुलाई 2008 को मैं बॉम्बे जब आया तो सीधा विशाल जी के ऑफिस गया एयरपोर्ट से. वो बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे गाना सुनाया, ढैन टैन, बोले तुम्हारा गाना है. और वहाँ से तैयारी शुरू हुई, और पहला ही हमारा शूट था गाने का. और उस तरह से फिर दैट हिस्ट्री वाज क्रिएटेड, मिखाइल बना. और ये ढंटन, मिखाइल, कमीने, ये आपका पीछा छोड़ चुका है कि अब तक आपके साथ चलता है? नहीं, पीछा तो नहीं छोड़ा उसने, आई थिंक, क्योंकि अभी भी जब भी कहीं किसी से मिलता हूँ तो उनको ये बहुत ही अच्छे से बखूबी याद है कि एक लड़का था जिसने वो रोल किया था. लेकिन सबसे बड़े मजेदार चीज ये है कि किसी को पता नहीं है कि मैं दिखता कैसा हूँ. तो सब परेशान रहते हैं. सबको लगता है कि मिखाइल कुछ लंबा चौड़ा बलिष्ठ किस्म का इंसान होगा, और
लेकिन जब वो मुझसे मिलते हैं तो बड़े शक में मेरी तरफ देखते हैं कि नहीं तुम ही थे क्या, नहीं तुम नहीं थे, मतलब मैं ही था। तो लेकिन हाँ, अभी भी मैं जब भी जाता हूँ, अगर दूसरे फिल्मों की मुझे वाहवाही लूटनी भी होती है या मुझे उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलते भी हैं, तो लेकिन 2-4 शब्द कमीने के भी होते हैं, पंक्तियां होती हैं जिसमें मेरी काफ़ी, और लोगों का एक रिएक्शन देखने लायक बनता है, क्योंकि जब भी मुझे देखते हैं और मैं जब बताता हूँ, जब पता चलता है, तो एक फुरफुरी दौड़ जाती है उनके शरीर में कि यार ये वही मिखाइल था। तो हाँ, मतलब मुझे याद है कि जब उसके रिव्यूज़ वगैरह निकले थे तो बोलते हैं जैसे रातों रात स्टार बन जाना, वो चीज़ मेरे साथ हुई थी। क्योंकि मैं जब सुबह उठा तो मेरे फ़ोन पे कुछ बहुत सारे मिस कॉल्स थे, उसके अगले दिन तक मतलब सब लोग उसके बारे में बात करते थे। फिर प्रियंका ने बोला स्क्रीनिंग पे कि यार तुम तो छा गए, फिर शाहिद ने बोला कि यू हैव अराइव्ड। ये सब चीज़ें जब हो रही थी तब मुझे समझ नहीं आया था, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने एक ऐसा रोल किया है, वो फिल्म में एक बायोडाटा में लिखूंगा कि यार आई हैव वर्कड विद विशाल भारद्वाज इन अ रोल, लेकिन इस तरह से लोग वो रिएक्ट करेंगे मुझे, और अभी भी वो रिएक्शन मिलते हैं मुझे, क्योंकि वो फिल्म हिस्ट्री में चला गया है। धंटनन, you can't ever forget. Yeah, it's like those characters ना, जो लोगों की गब्बर हो गया या बसंती हो गई, इस तरह से वो मिखाइल वो ऐसा एक बन गया है, राइट लेजेंड। अच्छा, बट लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। एक्टिंग में आपका शौक कैसे हुआ, और एक बार हुआ तो व्हाट डिड यू डू अबाउट इट? आप ये नहीं सोचे कि एनएसडी या कहीं ऐसे जाके कुछ करना चाहिए? एक्चुअली नहीं, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कभी जाना नहीं था। मैं हमेशा से एक्चुअली क्या हुआ कि जब भी कोई मेरे पास आता है या पूछता है उनको एक्टिंग करनी है या मुझे फिल्मों में काम करना है, लॉट ऑफ यंग एक्टर्स हु कम एंड सॉर्ट ऑफ मीट मी ऑन द सेट और हियर एंड देयर व्हेन आई गो, तो मैं उनसे सबसे पहला सवाल ये पूछता हूँ कि आप एक्टिंग क्यों करना चाहते हैं। ज्यादा लोगों के पास इस बात का जवाब होता नहीं है। क्योंकि अगर किसी को आप पूछें कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं या आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं या आप, तो कहीं ना कहीं एक जवाब सेटिस्फैक्ट्री, एक संतोषजनक जवाब मिलता है कि मैं बचपन में मेरे पिताजी डॉक्टर थे, मैंने हमेशा से देखा अस्पताल में उन काम करते हुए, तो मैं भी लोगों की सेवा करना चाहता हूँ या मैं ब्रिजेस बनाना चाहता हूँ या इस तरह। लेकिन एक्टर, जब मैं किसी को पूछता हूँ कि आप एक्टिंग क्यों करना चाहते हैं, ज्यादातर लोगों के पास जवाब होता नहीं है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट। ये पहला सवाल मेरे गुरु ने मुझसे पूछा कि एक्टिंग क्यों करना चाहता हूँ। तो एक्टिंग मैं इसलिए शुरू किया और इसलिए मैं उस पर जा रहा हूँ कि मैं एक्चुअली जब मैं बड़ा हो रहा था तो काफ़ी हमारे घर में कुछ दिक्कतें थी जो हर घरों में होते हैं, मिडिल क्लास घरों में। तो मैं बड़ा ही परेशान रहता था और मैं हमेशा सवाल करता था अपने आप से या ईश्वर से या दुनिया से कि उस टाइम मैं स्कूल से पास आउट हुआ था कि कुछ लोगों के लिए चीज़ें जो होती हैं काफ़ी आसान होती हैं, या उनके पास गाड़ी होता है, बंगला होता है, या हर चीज़ की खुशियाँ होती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, और ऐसा क्यों होता है? तो उन सब चीज़ों का जवाब मुझे मिल नहीं पा रहा था। तो मैंने पहले तो मैं बचपन में मेरी माँ के साथ मंदिर वगैरह जाता था, फिर मैंने वो जाना बंद कर दिया। मैं पता नहीं कहीं से एक आक्रोश या गुस्सा पैदा हो गया कि ईश्वर नहीं है या इस तरह की चीज़ें मैं सवाल करने लग गया। तो मैं सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि ऐसा क्यों है मेरे साथ, और सब कुछ ऐसा क्यों है, ये सब हर तरफ समाज में समानता क्यों नहीं है। तो इस दौरान मुझे थिएटर का एक दरवाज़ा मिला। तो रंगमंच में जब मैं घुसा तो मुझे एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस, एक अलग तरीके का जीवन, और मेरी पर्सनालिटी जो है, जो किरदार है, वो हबीब साहब जो थे मेरे गुरु, हबीब तनवीर साहब, जिन्होंने काफ़ी दुनिया के विशिष्ट निर्देशकों में से एक हैं, वो उनके छत्र छाया में मुझे पलने का मौका मिला। मैं उनका ग्रुप ज्वाइन किया और उनके साथ नाटक करता गया। मैं भोपाल आ गया और करते करते फिर मैंने खूब सा लिटरेचर पढ़ा, मैंने नाटकों की किताबें पढ़ी, मैंने कामू पढ़ा, मैंने सात्रे पढ़ा, मैंने काफका पढ़ा, मैंने पेंटिंग से पढ़ा, मैंने दादाइज्म पढ़ा, एक्सप्लेनेशन पढ़ा। ये सब पढ़ के मेरे दिमाग में आया कि बॉस ऐसा नहीं है। काफ़ी आर्टिस्ट जो होते हैं वो इस तरह से ही गुजरते हैं और काफ़ी बार वो शायद ऐसी मौत मरते हैं जब उनके 100 साल बाद लोग जानते कि अरे यार कारवाजियों ने ऐसी पेंटिंग बनाई थी। जब वो कारवाजी पेंटिंग्स बनाते थे लेकिन कोई उसको खरीदता भी नहीं था और एक मर्डरर था, इस तरह की चीज़ें। तो ये सब जब मुझे इतना ज्ञान मैंने अर्जन करने की कोशिश की तो मुझे लगा कि, और वो थिएटर के थ्रू मुझे मिला, रंगमंच के थ्रू, और मुझे कहीं ना कहीं मुझे एक शांति मिली, एक सुकून मिला। और फिर मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए क्योंकि ये मुझे शांति देता है, ये मेरे को कंट्रोल में रखता है ऑन स्टेज। And that was the reason I picked up acting. I never started doing acting because I wanted to be a film star or I wanted to be a movie star or I wanted to be the richest guy in the world. ऐसा मेरा अब भी नहीं है और कभी था भी नहीं और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही 17 साल की उम्र में जवाब मिल गए थे जो शायद बहुत साल लग जाते हैं मिलने के लिए, कि अगर आप किसी को पूछेगा आप एक्टिंग क्यों करना चाहते हैं तो कई बार बोलते हैं कि मैं क्योंकि मुझे शाहरुख खान पसंद है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसा। लेकिन क्यों करना चाहते हैं, क्या अंदर की वो where is that balance it comes from? So that acting gave me that balance in my system, and that's why I started doing acting. Sorry, it was a long answer, but no, that is fine. But I wanted to ask you, how
How easy was this clarity? ये जो आपको It took me a while. It took me, I think, 2-3 साल लगे क्योंकि मैं नाटक करते करते जब मैं करता गया और क्योंकि there was a see when you have to play a part the best if you connect with the audience जो होता है उसके साथ आपका रिश्ता तभी बनता है जब आप उसमें sincerity, honesty, gratitude एक वो सब चीजें आप अपने किरदार में डाल सकें कि जब इतना सामान्य हो जाए आप तो ऑडियंस बोले यार ये कुछ कर रहा है और इसका तार मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो वो चीज़ बनाने मुझे मैं अपने स्किल्स को बढ़ाता गया फिर लोग मुझे बोले यार तू अच्छी एक्टिंग करता है तो करता रहे और फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे मज़ा भी आ रहा है कि मैं हैमलेट कर रहा हूँ कभी किंग लियर की स्पीच कर रहा हूँ कभी मैं ब्रेख्त पढ़ रहा हूँ कभी बेकेट पढ़ रहा हूँ तो ये सब करते करते मुझे लगा कि ये तो मज़ेदार चीज़ है इससे तो मुझे अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए और रोजी रोटी नहीं भी मिले क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इस बात को मैंने तय किया कि मैं करूँगा तो मेरे माँ बाप तो बड़ा गुस्सा हुए तो मैं घर छोड़ के आ गया मैं फिर 1 साल मैं इधर उधर रहा निरुद्देश टाइप का लेकिन मुझे मज़े आ रहे थे मुझे लगा कि इट्स अ सर्च इट्स अ जर्नी आई हैव बिगन एंड आई एम लुकिंग फॉर सम आंसर्स और वो मुझे फिर 2-3 साल लगे और फिर मैं बम्बई आया फिर मैंने छोटे मोटे 98-94 टाइप के रोल किए मैंने फिल्मों में अपनी रोजगार कमाने के लिए पढ़ाता था कॉलेज में तो वो सब करके क्योंकि तब तक मुझे जवाब मिल चुका था कि अगर मुझे कर्मनिष्ठ होना है मुझे खुद ही अपनी जिंदगी बनानी है तो लगा 2-3 साल 4 साल लगते हैं और मैं अभी भी शायद लोग सवाल के जवाब ढूंढ ही रहा हूँ टाइप्स बट आपको लगता है अगर आपने थिएटर नहीं किया होता सीधा फिल्म में आए होते तो भी आपको ये ऐसे जवाब मिल जाता नहीं अगर मैं सीधा फिल्मों में आता मैं बहुत खराब एक्टिंग कर रहा होता और मेरे ख्याल से 1-2 फिल्मों के बाद मेरा डब्बा गुल हो जाता और मैं घर पे बैठ जाता या कहीं दूध बेच रहा होता या शाम को बिल्डिंग की सोसाइटी में ब्रेड वगैरह दे रहा होता लेकिन मुझे पता था कि ये जो जिंदगी है ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है और अभी मैं मेरे ख्याल से 30% ही कवर कर पाया हूँ अभी बहुत कुछ बाकी है करना तो वो मुझे पहले से पता था कि बहुत लंबी जर्नी है तो छोटे छोटे जो अवरोहन जिसको बोलेंगे या ब्लॉकेट्स बोलेंगे उससे आप डरे नहीं धीरे धीरे और मुझे अपना जो भविष्य है मुझे बहुत ही उज्जवल दिखाई देता है और वो मुझे पता है वो होगा ही होगा वो कोई रोक नहीं सकता तो ये सब चीजें बड़ा ही मजेदार है सपोजिंग आपको चूज करना पड़े थिएटर एंड सिनेमा के बीच में तो आप कर पाएंगे इन दोनों में से कोई चूज मुश्किल है एक्चुअली जी थिएटर के अलग मजे हैं और सिनेमा के अलग मजे हैं थिएटर के मैंने मजे खूब लूट लिए हैं मैं कुछ करीबन 10-12 साल मैंने नाटक किए हैं और बड़े बड़े निर्देशकों के साथ काम किया है मैं इंग्लैंड में था 3 साल आई वाज वर्किंग ऑन शेक्सपियर एंड आई वर्कड विद द बेस्ट आई हैव लाइक परफॉर्म्ड एंड फॉर जेरेमी आयन इयन मैकलिन पैट्रिक स्टीवर्ट जूडी डेंच जितने भी हैं केट ब्लॉन्शे परफॉर्म द सिडनी थिएटर कंपनी तो मैं इनके सबके साथ इंटरेक्ट कर चुका हूँ उनकी जिंदगी मैंने पास से देखी है हम लोग इंग्लैंड में शेक्सपियर फेस्टिवल हुआ था तो स्वान थिएटर में हम लोगों ने परफॉर्म किया था बहुत पुराना थिएटर है 500 लोग 550 लोग और शाम को सब लोग आते हैं नाटक देखने फिर गायब हो जाते हैं वहाँ पे एक छोटा सा पब है डर्टी डक करके और तब मैं शराब नहीं पीता था तो मैं डर्टी डक में सारे एक्टर्स जितने ब्रिटिश एक्टर्स वहाँ मिलते थे शाम को पैट्रिक स्टीवर्ट हो गए इयन मैकलिन हो गए ट्रेवर नन करके बहुत बड़े डायरेक्टर हैं तो ये सब वहाँ बैठ के शराब पीते थे और खूब सारी बात होती थी तो उनको सुन के देख के जिस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल से एंड ऑल्सो आई बिलीव इन लाइफ कि अगर आप जो सोचेंगे वो पाएंगे ना जिस तरह की आप एनर्जी आपकी होती है तो उस तरह की चीज़ें भी आपको मिलेगी तो मुझे वो सब चीज़ें बड़ा ही आई यूज्ड टू बी बहुत ही उससे मैं वो रहता था कि क्या बात करें किस तरह से ये कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं जो भी है खूब सारे नाटक देखे मैंने वहाँ पे तो ये करते करते वो थिएटर के मजे मैंने बहुत लूट अब मैं सिनेमा में हालांकि अभी मैं बहुत कच्चा बच्चा हूँ मतलब अभी धीरे धीरे जैसे मैं जब रिंग कर रहा था शाहरुख खान साहब के साथ तो मुझे बता रहे थे कि इस मार्क पे आओ ऐसे करो तो उनका जो ज्ञान है जो उनको शायद 30 साल लगे अब मेरे को अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं हाँ। उस ज्ञान को भी मुझे अर्जन करना है जो शाहरुख खान का ज्ञान है फिल्म को लेके या जैसे वो फिल्म को अप्रोच करते हैं वो ज्ञान अभी मैं धीरे धीरे मिलना शुरू ही हुआ है तो मुझे मजे आ रहे हैं तो थिएटर के मजे अलग हैं फिल्म के मजे अलग हैं और फिल्म के मजे अभी मैं लूटना चाहता हूँ राइट फिल्म में आपके इन्फ्लुएंसेस कौन रह चुके हैं जैसे आपने बताया अभी थिएटर का फिल्म में मैं मतलब कि हालांकि लोग मेरे को काफी लोग बोलते हैं मैं बड़ा आर्टी टाइप का आदमी हूँ और ऐसा कुछ है नहीं मैं बचपन में मनमोहन देसाई की फिल्में भी देखता था और ऋत्विक घटक की फिल्में भी देखता था बाद में जब पढ़ाई करना शुरू किया या रंगमंच पढ़ा लिटरेचर पढ़ा तो फिर आई डिस्कवर फ्रेंच सिनेमा और टर्किश सिनेमा और दिस सिनेमा दैट सिनेमा यूरोपियन फिल्म्स बहुत बाद में मैंने जब फिल्में करना शुरू की तब मैंने ये सब डिस्कवर किया पिछले 5-6 सालों में मैंने
डिस्कवर किया कि गोडार्ट किस तरह की फिल्में बनाते हैं या कुरोसावा क्या होते हैं. बचपन में सत्यजित रे, ऋत्विक घटक, बिमल रॉय, ये सब, अशोक कुमार, ये सब तो मेरे प्रिय थे. मुझे राज कपूर मुझे बहुत पसंद है. वो मुझे लगता है कि बहुत ही सोशलिस्ट, एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर रहे हैं वो इंडिया में. और इस तरह के लोग अगर राज कपूर और बिमल रॉय, स्पेशली राज कपूर, मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हूँ. क्योंकि एक तो वो भी रंगमंच के फैमिली से आए हैं, उनका परिवार पूरा रंगमंच में था. तो उनका जो दृष्टिकोण था लाइफ को लेके काफी सोशलिस्ट रहा है. मैं भी एक तरह से सोशलिस्ट में, समाजवाद टाइप का आदमी. मुझे सब समान हो, सब खुश रहें, ये मुझे बहुत पसंद है. या मैं कोशिश करता हूँ अपने आसपास भी. तो मुझे लगता था उनकी फिल्मों में ये काफी है. जागते रहो हो गया, या श्री 420 है, बरसात. और कहीं ना कहीं आई मीन later on realize who Orson Welles was and how Raj Kapoor was influenced by his their idol. तो मुझे लगता है कि 40 या 50 या 60 के दशक में जो फिल्में बनती थी जी, उसमें अलग तरह का ज्ञान होता था. मतलब कि उनमें यू कैन सी द इन्फ्लुएंस, लाइक जो हमारी फिल्म में हिंदी या अमेरिकन फिल्में वो एट पार. मतलब कि देवानंद या ग्रेग में कोई कम नहीं लगता था. मतलब इतने खूबसूरती से दिलीप कुमार के मैंने इंटरव्यूज देखे हैं जो वो, और जिस तरह से उनका बैठने का तरीका, या जैसे उर्दू में बात कर रहे हैं, उर्दू में वो इकोनॉमिक्स बता रहे हैं आपको, और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से शहर बदल रहे हैं. दिस इज लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू इन 79 मिस्टर दिलीप कुमार गेव इन टोरंटो रेडियो. आई वाज वाचिंग इट द अदर डे. एंड जिस तरह से वो समझा रहे हैं, और फ्यूचरिस्टिक उनका पूरा दृष्टिकोण था. सो यू कैन रियलाइज समवन हु हैज डन with B.R. Chopra, all the socialist films, you know, and then he is still talking about it कि किस तरह से बिल्डिंग बन रही हैं. तो इस तरह के सोच जो है, साइंटिफिक सोच, एक एक्टर के मुंह से सुनना, दिलीप कुमार, तो वो मुझे लग रहा है कि वो सब सोच के मुझे बड़ा, मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे इस तरह के लोग रहे हैं जो ऐसा सोचते थे. क्योंकि कहाँ अगर आप देखेंगे कि ये पहला जनरेशन जो था फिल्मों का, दिलीप कुमार हो, देवानंद हो, ये सब जो हैं, ये सब रेफ्यूजीज थे, ये सब बाहर से आए हैं. ये गरीबी देखी इन्होंने, किसी ने फल बेचा है, कोई मैकेनिक था, कोई प्लम्बर था. तो इनको जिंदगी जीने के सारा आयाम पता है. ये फिल्मों में काम करने आए थे, जैसे मैं काम करने आया, खुशी ढूंढने आए थे. फिल्में बनाना उनके लिए खुशी होती थी. तो वो जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अभी तो गायब हो रहा है. और वो एक जावेद अख्तर साहब ने कहीं कहा था कि इट्स लाइक अ साइकिल, नो, यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड वी आर प्रॉब्ली इन द बॉटम एंड गोइंग अप अगेन टू दैट पॉइंट वेयर you know, so this is what cinema is for me. Like I'm influenced by everybody from Ashok Kumar to Raj Kapoor to Kishore Kumar to Godard to Truffaut to Kurosawa to Ozu, no matter what, everybody. Yeah. And आपके करियर में आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक्टर के जैसे जाए, करियोग्राफ आपका उनके जैसे हो? करियोग्राफ मुझे कमल हासन बहुत पसंद है. ओके. मुझे एक बंगाली एक्टर हैं विकास राय करके, नॉट मेनी पीपल नो. वो हॉलीवुडिश एक उनका एक जोन था. बांग्ला फिल्मों में भी जब काम करते थे ना, उनका जो उच्चारण जो था, या उनका जो डिक्शन था, डायलेक्ट जो था, तो मुझे कमल हासन एक ऐसे लगते हैं जो कोरियोग्राफर भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, लिखते भी हैं. चाची 420 मैंने बहुत पहले देखी थी स्कूल में, और फिर मैंने उस दिन देखी, तो मुझे लगा कि कितना जीनियस किस्म का आदमी है. किस तरह से उसने वो शॉर्ट कोरियोग्राफ किया होगा, किस तरह से उन्होंने वो कॉस्ट्यूम मेकअप, इट वाज लाइक एज गुड एज टुट्सी, इफ यू सीन द ओरिजिनल व्हिच इज डस्टिन हॉफमैन. आई मीन डाउटफायर से पहले आ गई थी वो. तो लगता है कि यार कि कितना टैलेंटेड है ये कमल हासन. यार सागर में जब वो लास्ट में उनका पेट में छुरी लग जाती है, जब वो रो रहे हैं और खून भी बह रहा है, फिर नादिरा जी आती हैं और उनके गोद में गिर जाता है, तो वो सब अभी देखने में बड़ा मजा आता है. क्योंकि थोड़ा समझने लगा हूँ, तब भी मजा आता था, आंसू तब भी बहते थे. लेकिन अब उन आंसुओं का एक कथारसिस जो शब्द सीखा है कि ये कथारसिस है इसमें, और ये एक्टर कर सकता है, आपके अंदर वो जादू ला सकता है आर्टिस्ट की, जब आप उस अंधेरे में सब भूल जाएं और आंसू बहने लग जाए, और या आप ठहाके मार के हंसने लग जाएं. So yeah, Kamal Hassan is, I think, one of my, and Dilip Kumar, of course, I like as actors, and how hey, to really like that sort of a graph in I'm like oldie in my heart, like okay. मैं थोड़ा बूढ़ा किस्म का आदमी हूँ दिल से. मुझे पुरानी चीजें बहुत पसंद है, तो मैं दिन भर पुराने गाने सुनता हूँ, या पुराने जैज सुनता हूँ, या पुरानी फिल्मों में मैं उस जोन में ही रहता हूँ मैं. ओके. या और आपकी बातों से मुझे ऐसे लग रहा है कि यू आर मोस्ट सर्टेनली अ राइटर एंड अ डायरेक्टर इन द मेकिंग. ओके. तो
5 years from now आप अपने को खुद को कहाँ देखते हैं? जैसे मैं आपको पता है राज कपूर तुम हैं, तो उनसे मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ, और शशि कपूर जैसे जो थे उन्होंने जैसे कुछ बड़ा ही मजेदार काम किया. इन्होंने रंगमंच को भी संभाला जेनिफर उनके साथ, फिर उन्होंने कुछ बढ़िया बढ़िया फिल्में भी बनाई. शेक्सपियर वाला जो था मर्चेंट नेवी प्रोडक्शंस के साथ, और उन्होंने यश चोपड़ा के साथ नाचा गाया भी, वो सब किया है. तो उनका भी मुझे लगता है जर्नी बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो मैं 5 साल बाद अपने आप को देखता हूँ एज समवन हु हैज ओन स्टूडियो, who writes, makes films, gives chances to other people also to make films under my banner. So I am trying going there. I've made already 3 short films. Yes, we'll come to that. तो हाँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ही बनाऊँ अपनी फिल्म, अपनी तरीके की फिल्में बनाऊँ और उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ. और जो अभी हो भी सकता है, अभी धीरे धीरे इंटरनेट की वजह से नेटफ्लिक्स वगैरह जो हैं, आपकी सीधा आपके पर्दे पर आपकी फिल्म आ जाएगी. तो that's what I see as a actor, writer, director. Someone like Guru Dutt or Vimal Raj Kapoor, for that matter, he yeah, did that all. Yeah. And I mean, someone like Woody Allen is my greatest inspiration for me. Yeah. We take a short break now and come back and continue to talk with Chandan Roy Sanyal. Are you confused about your future education options? Not sure about whether you should be doing an MBA? Or if design school is the right fit for you? Are you worried about how you would finance your education? Find answers to this and a lot more education-related topics on this podcast. Hi, my name is Akhil Daswani. I'm the CEO and co-founder of OnCourse. Hi, my name is Alisha Mashruwala. I'm the CEO and co-founder of OnCourse. And we both are your co-hosts for the OnCourse podcast. Tune in every Monday on the IVM podcast app or any other podcast app you may like. We are back on Scene Stealers talking with Chandan Roy Sanyal. Tell me, Chandan, when you are doing a film, तो आपका जो actor opposite है, your co-star, how important is the co-star and आप उनसे क्या लेते हैं? आई थिंक बहुत जरूरी है. मतलब कि एक सीन बिल्डिंग के लिए आपके जो सह अभिनेता हैं या अभिनेत्री हैं, उनका भी अच्छा होना बहुत जरूरी होता है. उनको, क्योंकि जैसे मैं अभी आपको बता रहा, जैसे आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, आपको जवाब दे रहा हूँ, तो मुझे जवाब देने में मजा आ रहा है, क्योंकि इट्स एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन अ सीन, कि आप दो लोग मिलके एक बना रहे हैं. इट्स लाइक अ सी सॉ, नो, लाइक वन इज गोइंग अप, वन इज गोइंग डाउन, सो बैलेंस है. तो कई बार एक सीन में अगर 3 एक्टर में 2 खराब एक्टर हैं या 1 अच्छा एक्टर है, तो सीन गड़बड़ा जाता है. ऐसा कई बार हम फिल्मों में देखते हैं कि एक अभिनेता बहुत अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका लग रहा है कि वो अपना सर दीवार से पटक रहा है, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि सामने वाला उसको ट्रांसलेट नहीं कर रहा है या उसको मतलब रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है. तो मैं अगर कुछ बोलूँ, वो सामने से रिफ्लेक्ट होके मेरे पे आए, उसको मैंने एक्सेप्ट किया, फिर मैंने ट्रांसलेट किया, फिर उसने एक्सेप्ट किया, उसने रिफ्लेक्ट किया. इट्स like how in theater we play this game of go, you know, like we catch a ball and you pass it on someone else, you catch a ball, you pass it on someone else. So if you don't catch the ball right and you throw it rightly to the other person, so the rhythm goes completely this thing. So sometimes we do this exercise where there are 50 people in one room and they're playing just catching the ball, and it takes hours to get that right, because it's a matter of concentration, meditation, focus. तो वो बहुत जरूरी है. एक दूसरा एक्टर आपके साथ उतना ही, और अगर आपसे और अच्छा हो तो और अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होगा तो अच्छा सीन पकेगा उसमें. एंड आप अपना कैरेक्टर का कितना घर लेके जाते हैं? अगर आप कोई कैरेक्टर में हो, वो हाउ मच डज इट अफेक्ट योर डेली लाइफ? डेली लाइफ कई बार अफेक्ट तो होती है. जैसे कई बार होता है कि हमारी हिंदी फिल्में थोड़ी अलग तरीके से बनती हैं, तो कई बार होता है कि आप 2 फिल्मों में एक साथ काम कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ से फ्यू मंथ्स, तो दोनों किरदारा का जो कंटिन्यूटी है या उनका एक जर्नी है, वो दोनों का अपने दिमाग में लिखता हूँ मैं. पेन से भी लिखता हूँ, मतलब कलम से स्क्रिप्ट पे आई मेक नोट्स कि दिस इज हु आई एम एंड दिस इज हु आई एम. सो इट्स वेरी समटाइम इट्स वेरी ट्रिकी टू शिफ्ट फ्रॉम वन कैरेक्टर टू द अदर, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली इन दैट प्लेइंग इट इन द हेड एंड यू रीच द सेट. द मोमेंट यू आर ऑन द सेट, तो देयर इज नो लुकिंग बैक, यू हैव टू गेट इट राइट. तो वो रहता है, और वो कई बार आपको बॉदर भी करता है. मैंने एक फिल्म की थी प्राग करके, काफी लोगों ने देखी, काफी लोगों ने नहीं भी देखी, लेकिन वो फिल्म इतनी पसंद है काम करते लिए, क्योंकि मैंने उसमें एक स्किज़ोफ्रेनिक का रोल किया था. एंड उसके बारे में मैंने पढ़ाई की, और फिर मैं जब उस जोन में था, तो 1 महीने में प्राग में जब वो रोल कर रहा था, so I was completely insomniac for a month. And it was like I used to shoot for 12 hours, और फिर 12 घंटे पार्टी करता था, फिर 12 घंटे शूट करता था. तो मैं ऐसे करते just to get it right, क्योंकि this guy was on his trip.
Right. और मेरी सब आंखें अंदर घुस गई थी, काला हो गया था सब। मैंने इट वाज लाइक आई वाज इन अ वेरी बैड स्टेट। लेकिन जब वो फिल्म पर्दे पे आई तो मुझे लगा कि लोग बोलते हैं अरे यार इट्स लाइक फ्लोइंग, इट्स एफर्टलेस, लेकिन वो करने में जो मेरी हालत खराब हुई थी कि जब मैं वापस आया उसके बाद देयर वाज ऑब्वियसली रिपरकशन। So I had like 2 months, I was like completely drained out. So it happens. So I think वो भी एक जर्नी है, तो बहुत ज़रूरी होता है और वो रह जाता है कई बार अंश आपके। और जैसे एक अच्छी बात शाहरुख खान साहब ने कहीं कही थी कि उन्होंने कहा था कि हमारे अंदर इट्स ऑल लिमिटेड, राइट? सो मेरा ग्लास उतना ही भरा है, जितना मैं सोच के खर्च करूँ उतना अच्छा है। जो आई थिंक सही बात है। कई लोगों ने ये बात कही है कि गुनी लोगों ने कि आपका अंदर उतना ही घड़ा भरा हुआ है, तो आप उसको धीरे धीरे खर्च करें और पता कहाँ कितना खर्च करना है तो उतना पता होना चाहिए कि आप अपने हम लोग वी आर लाइक बैटरीज, नो वी आर सेल्स, वन डे आवर एनर्जी चार्ज विल बी ओवर एंड विल बी गॉन। सो वो चार्ज हमारा धीरे धीरे आगे नीचे जा रहा है। तो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी स्पेंट प्रोबब्ली 55% ऑफ माय बैटरी, half of my life is over. I don't think so, and I would certainly wish not. नहीं मतलब उस हिसाब से कि एक आए हैं तो शायद 80 साल तक जीऊं तो इंशाल्लाह। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो जो चार्ज कम होते जा रहा है और उस कितना खर्च करना है, कहाँ करना है। कई बार आपकी जब आपको फोन की बैटरी नीचे जाने लगती है तो आप उसका बैटरी चार्ज कम कर देते हैं, आप सब चीजें, क्यों आपको पता है कि यू हैव टू यूज इट इफेक्टिवली सो दैट यू रीच होम इन नेक्स्ट 3 hours. दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर लाइफ। तो वही चीज है जो मुझे लगता है कि हर एक किरदार में एक एनर्जी जाती है, एक आपके शरीर का एक अंग खर्च हो जाता है। अब आपको पता है कि मेरे पास अब 9 बिस्किट्स बचे हैं, उन 9 को मैं कैसे खाना है, कहाँ खर्च करना है। इट्स लाइक इट्स लाइक हाउ इन गोरिल्ला वॉरफेयर यू हैव लिमिटेड राशन, यू प्लान आउट योर राशन। तो वो है एक्चुअली। एंड अगर आपको एट द सेम टाइम एक मेन स्ट्रीम फिल्म में एक रोल ऑफर हो जो कंपैरेटिवली छोटा हो एंड एक इंडी फिल्म में एक अच्छा खासा बड़ा वेरी इफेक्टिव रोल मिले, लेकिन उसका कोई मतलब पता नहीं है कि रिलीज होगी कि नहीं, आप कौन सा चूज कर देंगे? ये एक्चुअली मेरे साथ बहुत बार हुआ भी है। मैंने काफी ऐसी फिल्में की हैं और बड़ी अच्छी फिल्में की हैं जो रिलीज नहीं हो पाई, या वो हुई तो 2 ही दिन चली, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग चीजें रहती है। तो वो एक्चुअली मैं वो अपना कंट्रोल नहीं करता हूँ, तो अपने आप जैसी होती जाती है वैसे करता हूँ। अब जैसे अब मैं शाहरुख खान साहब के साथ फिल्म कर रहा हूँ तो उनके साथ कर रहा हूँ, इसी में लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि शाहरुख खान साथ क्या था। हालांकि उनकी फिल्म है, उसमें मेरा रोल किरदार छोटा सा है, लेकिन उसको करने में उतना ही मेहनत जाता है जितना मैं एक इंडी फिल्म में 3 महीने एक रोल बन के ये वो करके मैं कोई देखता नहीं, तो मैं फिर ऑब्वियसली मूड भी ऑफ हो जाता है, फिर आप उदास हो जाते हैं, यू लाइक फील अनइंस्पायर्ड, लाइक यू नो व्हाट इज हैपनिंग, देन यू गेट अप अगेन एंड यू स्टार्ट अगेन, यू नो लाइक ओके लेट्स नॉट गिव अप एंड डू इट अगेन। तो वो अपने वो है। अब शाहरुख खान या अक्षय कुमार, ये जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, इनकी फिल्मों में आप करते हैं तो एक बार में आपको पता है कि 2,500 स्क्रीन पे आएगी और इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन एंड it gets celebrated on a different scale, whereas some films are not. So they have their own satisfaction, which I keep balancing with my acts when I do probably a big film also, then I do all these other scripts. तो बैलेंस अपने आप ही बन जाता है कहीं ना कहीं। एंड जब छोटे फिल्म में कॉस्ट का रिस्ट्रेंट होता है, टाइम का रिस्ट्रेंट होता है, ये सब चीजों से आप एज एन एक्टर आपको कितना फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार छोटी फिल्मों जैसे मैं प्राग बता रहा था, प्राग में हम लोग कुछ 20 या 22 लोग थे उस शूट पे, जबकि अगर मैं रिंग इम्तियाज अली साहब की जो फिल्म है उसमें काफी बड़ा यूनिट होता है, मतलब सारी चीजें आपको मुहैया कराई जाती है, आपका हर तरह से ध्यान रखा जाता है एक्टर के। आपको एक बढ़िया सा साफ सुथरा वैनिटी वैन भी है, आपको कोई आके पानी भी पिला रहा है, सुबह आपका नाश्ता बड़ा बढ़िया है, आप 5 स्टार में रह रहे हैं या बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके अलग मजे हैं और वो सबको पसंद है। लेकिन जब आप ऐसी कोई फिल्म करते हैं जहाँ पे आप पूरा अपना जी जान से अपनों को झोंक देते हैं, लेकिन उसमें कष्ट बहुत होते हैं, उसमें भेड़ बकरी की तरह काम करना पड़ता है। अक्सर तो वैनिटी वैन्स भी नहीं होते। हाँ, वैनिटी वैन्स तो ऑब्वियसली नहीं, वो हम लोग फिर कहीं पेड़ के नीचे कहीं पार्क में बैठ के खाना खा लिया, तो उसके अलग वो एक अलग एक्साइटिंग मजा है उसमें। यू फील द सेंस ऑफ अचीवमेंट कि
आज का दिन कुछ किया हम लोगों ने, कि हम लोगों ने जूइश सिमेट्री में, जहाँ पे किसी दुनिया के आदमी ने आज तक शूट नहीं किया, वहाँ हम लोगों ने टिकट खरीद के गोरिल्ला शूटिंग कर ली, यू नो, छुप छुप के, इधर देख चलते रहे यू नो, ऐसे करके कैमरा पीछे लगा, घूम जा, बस निकल, यहाँ से निकल जा, ये सब चल रहा है, एंड यू आर स्टिल इन योर कैरेक्टर, यू मूविंग अराउंड, एंड दैट इज द सेंस ऑफ अचीवमेंट व्हेन यू सी इट ऑन स्क्रीन। और तो दोनों के अलग अलग है, तो आदमी, तो वहाँ का एक्टर अलग होता है, फिर यहाँ का एक्टर अलग होता है, तो ऐसा होता है। वहाँ पे आपको समय बहुत मिलता है, क्योंकि जिस तरह का पैसा खर्चा होता है बड़ी फिल्मों में, तो हर चीज समय से अनुसार बड़े आराम से, आरामदेह जिंदगी होती है। यहाँ पे आराम की जिंदगी होती नहीं है, तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। So as an actor, you enjoy both. Yeah. I enjoy both. Okay. I need to be in those big films so that the films which I do otherwise, they also get some audience because of the audience I have. मैंने वहाँ से जो कमाया है, उस बड़ी फिल्मों के शाहरुख खान साहब या अक्षय कुमार साहब, उनके जो 300 करोड़ जनता है, वो जो अगर मुझे देख रही है, अगर उनमें से 10 लाख लोगों को मैं पसंद आ गया, तो मेरे को भी हाथों में थोड़े चिल्लर विल्लर में 10 लाख फैंस मिल जाएंगे, जो मेरी दूसरी फिल्म जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे देखेंगे। तो बड़ा जरूरी होता है उन फिल्मों में दिखना या काम करना हम लोगों के लिए। And do you enjoy doing positive roles more or negative roles more? Negative तो आप मेरे को सबने नेगेटिव बना दिया। मैं एक्चुअली इतना नेगेटिव हूँ नहीं लाइफ में कि मैं खून खराबा और रेप करना और लोगों को मार डालना और गोलियां। आई माई सेल्फ, अगर मुझे पूछा तो मुझे रोमांस, मैं बहुत रोमांटिक किस्म का आदमी, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे बड़ा पसंद है और इट कम्स वेरी इजी टू मी। तो लोगों ने देखा ही नहीं है कि मेरा वो वाला साइड कैसा होगा। तो मैंने अभी हाल फिलहाल बड़े खूबसूरत मैंने एड्स किए थे, जो बड़े ही अच्छे स्क्रिप्ट से। एक स्क्रिप्ट था जिसमें मेरी एक बीवी होती है और वो बोल नहीं पाती है, और सोनी का एक ऐड था, तो वो बड़ा ही फेमस हो गया वो ऐड। तो और लोगों को लगा यार ये तो बड़ा, तो कितना रोमांटिक लग रहा है। तो मैं हूँ रोमांटिक यार, वो उसको लाने के लिए मैं अपना खर्च कर रहा हूँ, तो मैं हूँ रोमांटिक। तो मुझे रोमांटिक फिल्म्स उतने मुझे अभी तक मौका मिला नहीं है करने का, लेकिन वो मेरा एक बहुत बड़ा डिजायर है कि इट्स नॉट लाइक कि मुझे पेड़ों के इर्द गिर्द नाचना गाना है, लेकिन वो इमोशन को खेलना मेरी इच्छा है। हाँ, नेगेटिव तो करती रहता हूँ मैं एक्चुअली वही, जब आपने कहा ना पेड़ों के इर्द, कि आपको कभी ये मेन स्ट्रीम हीरो जिसमें कपड़े एकदम कूल हो, लोकेशंस अच्छे हो, लड़की मिले, गाना गाए, ऐसा रोल करने का कभी आपको लगता है कि होना चाहिए, अभी टाइम आ गया है? हाँ, ऐसा कर सकता हूँ मैं एक्चुअली। मैं वो ऐसा कुछ अगर रोल करूंगा तो मैं कुछ अलग अंदाज से करूंगा। मैं उसमें अपना कुछ डालूंगा जो किसी ने कभी देखा ना हो। मुझे पता है, क्योंकि सबका अपना एक नजरिया होता है, अपना एक क्वालिटी लेके आते हैं। तो वो मुझे शायद, कोशिश तो है, वो मुझे मिलेगी तो मैं करूंगा, वो एक मजा आएगा उसमें अलग मजा आएगा। और अभी आपने डीवीसी के बारे में बात किया, फॉर अ एक्टर कितना इम्पोर्टेंट है कि एड्स भी करे? एड्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको खूब सारा पैसा मिलता है। बहुत सारे पैसे मिलते हैं एक दिन में आप करते हैं, जो आप शायद पूरे फिल्म में नहीं मिलते हो। नहीं, हाँ वैसा भी है। कई बार आप फिल्मों में, क्या है, फिल्मों में एड्स में, जो जिसको हम विज्ञापन बोलते हैं, उसमें पैसा बहुत ज्यादा होता है। फिल्मों में आप एक फिल्म कर रहे हैं, आपके 6 महीने जिंदगी के लग जाते हैं, तो अगर आप एवरेज लगाएंगे तो वो कुछ हाथ लगता नहीं है। जब तक वो चेक आता है तब तक खर्च हो चुके होते हैं। लेकिन एड्स में क्या है कि विज्ञापन, और वो क्या है, बड़ी ही अजब अलग सी दुनिया है। विज्ञापन में क्या होता है, काफी मैंने देखा है जो फिल्म मेकर्स हैं, काफी टैलेंटेड लोग हैं विज्ञापनों में, मतलब डायरेक्टर्स, और उनकी दुनिया वहीं रहते हैं वो। इट्स वेरी हार्ड। आई हैव सीन, बहुत कम लोग होते हैं जो विज्ञापन की दुनिया को छोड़ के फिल्मों में आ जाते हैं। फिल्मों के जो निर्देशक हैं काफी विज्ञापन करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े विज्ञापन के जो डायरेक्टर हैं, मैंने कुछ लोगों के साथ काम किया, मतलब बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं वो लोग। उनका जो सेंस है, उनका जो प्रोडक्शन डिजाइन का सेंस है या आर्टिस्टिक सेंस है, वो अलग लेवल का है। लेकिन वो, जैसे हम अभी पिछले सवाल में बात कर रहे थे, जो सहूलतें जो आपको विज्ञापन में मिलती है ना, जहाँ आपके मॉनिटर के सामने काजू, बादाम, पिस्ता, ये सब रखा हुआ है, एकदम फ्रेश ऑरेंजेस और सब सेब कट के आ रहा है, उस तरह की जो सहूलतें थोड़ी फिल्मों में भी बहुत कम होती हैं। तो सहूलतें हैं तो आदमी बड़ा ही रिलैक्स रहता है। तो कई बार मैं एड्स करता हूँ तो बहुत रिलैक्स हो जाता हूँ कि दिन भर एक ही सीन कर रहा हूँ मैं, और मतलब वो 4 लाइनें बोलनी है, उसको ऐसे बोलो, दरवाजा खोल के बोलो, दरवाजा बंद करके बोलो, नया बंद करके बोलो, गले में गरदारा डाल के बोलो। तो वो बड़ा ही, आई थिंक, आरामदेही जिंदगी। तो विज्ञापन बहुत जरूरी होता है उसमें। आई थिंक सारे अभिनेता हैं वो विज्ञापन में खूब सारा पैसा कमाते हैं। वो तो सही बात। हाँ,
तो वो तो सब चाहते हैं कि पैसा कमाए थोड़ा। अभी आपने विशाल भारद्वाज का नाम जो पहले लिया, हु डिड कमीने विद यू, और अभी आपने उनके बेटे के साथ भी काम किया है, isn't it? तो उनका वर्किंग स्टाइल सिमिलर है, एकदम अलग है, क्या है? उनके बेटे का नाम आसमान है। आसमान, हाँ, आसमान एक्चुअली मैं उसको बचपन से जानता हूँ। मतलब वो 12 साल का था जब सेट पे आता था, अपने विशाल जी के गोद में बैठ के मॉनिटर देखते रहता था, और चंदन भैया है ना, हम लोग ऐसे घूमते रहते, थोड़ा सा बातें होती थी। नहीं, मुझे नहीं पता था कि एक दिन इतनी जल्दी वो एक फिल्म बना रहेगा, और वो लगा कि चंदन भैया आपको एक्ट करना है करके। तो इट वाज एक्चुअली, मैं वही एक्चुअली बहुत सरियल है एक्चुअली। सरियल इसलिए है क्योंकि बहुत कम होता है मेरे ख्याल से एक अभिनेता के जीवन में कि आप उनके पिताजी के साथ भी फिल्म बना रहे हैं, और उनके जो बेटे हैं उनके साथ भी बना रहे हैं फिल्म, और एक ही फैमिली के दो लोग, दो अलग दृष्टिकोण। और विशाल जी और आसमान तो अभी खैर खुल ही रहा है, अभी तो इट्स लाइक अ स्मॉल लिटिल बॉय, तो उसका अलग है अंदाज बनाने का, और विशाल जी का अलग अंदाज है। विशाल जी काफी पोएटिक हैं, जहाँ वो बड़े हुए हैं, मेरठ में बड़े हुए हैं, उन्होंने अलग तरीके की जिंदगी देखी है, और उनका साहित्य में काफी रुझान रहा है। और रेखा जी हैं, आसमान शहरी बच्चा है, फुटबॉल खेलता है, वो वीडियो गेम्स खेलते हैं, वो बड़े ही महंगे स्कूल में पढ़ता है, तो उसका जो जिंदगी देखने का दृष्टिकोण है वो अलग है। हालांकि माँ बाप जो हैं विशाल जी, उनका ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस तो है ही, जिस तरह की रेखा जी गाने गाती हैं, या जिस तरह की पढ़ाई वो करती हैं, जो कभी कभी वो मेरे साथ शेयर करती हैं सूफीज्म के बारे में, तो उसका तो अंश है ही आसमान में। लेकिन वो शहरी बच्चा है, इज लाइक दोस गाइज हु लव्स टैरेंटिनो एंड द गाय रिचीज एंड ऑल दैट, लाइक एनी अदर किड, 18-year-old guy. So I think it will be very interesting how वो क्या करेगा आगे जाके। मैंने उसको बोला कि जब पहली फिल्म बनाना, शॉर्ट फिल्म तो तुमने बना ली, पहली फिल्म में देना तुम मेरे को रोल फिर देखते हैं। अच्छा। तो बोला हाँ भैया करेंगे ना हम लोग। तो या it's quite a amazing energy working with the Bhardwajis, both of them, yeah. And विशाल जी मेरे लिए गुरु हैं। मैं उनको सबसे पहले सर्वोपरि मानता हूँ विशाल जी को, एक क्योंकि उन्होंने मुझे फिल्मों में मौका दिया, सिर्फ उसीलिए नहीं, उनसे काफी कुछ सीखना मिला। और मैं कभी भी कुछ भी लाइफ में करता हूँ, मैंने 3 फिल्में बनाई हैं, वो तीनों फिल्में मैंने विशाल जी के साथ शेयर की हैं, और वो काफी प्राउड फील करते हैं मेरे लिए। उन्होंने जब लास्ट फिल्म मेरी देखी, उन्होंने मेरे को लिफ्ट तक छोड़ा और बोले कि ये तुम बहुत बड़े डायरेक्टर बनोगे, तुम में वो कीटाणु है, एंड इट नीड्स टू बी नर्चर्ड। तो आई थिंक अगर विशाल जी जैसे महान, मैं तो उनके बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और फिर मैं उनको एक एज ए इंसान भी जानता हूँ किस तरह के हैं, तो वो जब ऐसा बोलते हैं तो काफी एक जोश मिलता है कि विशाल जी को अच्छा लगा मेरा काम, बोले तुम बहुत मेहनत करते हो। क्योंकि मैं शॉर्ट फिल्म्स जो मैं आपको बताऊंगा बाद में, तो वो है वो, तो आसमान के साथ भी एक अलग मजा आया करने में। इनफैक्ट शॉर्ट फिल्म्स के हमने 3 शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, तो ये क्या आप प्रिल्यूड है टू बिफोर मेकिंग अ फीचर फिल्म, कि व्हाट एग्जैक्टली, ये कहाँ से आपके माइंड में आते हैं, क्यों आते हैं, व्हाई डू यू स्पेंड द टाइम ऑन शॉर्ट फिल्म्स? इट्स ऑल्सो एन एक्सप्रेशन एज एन आर्टिस्ट। मुझे लगता है कि एक अभिनेता जो होता है फिल्मों में, उसका दायरा बहुत कम होता है, बिकॉज फिल्म इज a director's medium and theater is an actor's medium. एक्टर में एक जो थिएटर में जो एक अभिनेता होता है बहुत बड़ा होता है, मतलब वो स्टेज पे है, अब वो खड़ा है, वो जो करेगा ऑडियंस को देखना पड़ेगा। लेकिन फिल्मों में निर्देशक जो है बहुत बड़ा होता है, तो काफी चीजें मुझे लगता है कि एज एन एक्टर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, कि मेरा इट्स अ वेरी स्मॉल रूम टू एक्सप्रेस। बिकॉज जब मैं फिल्म में काम करने लगा तो मुझे दूसरे डिपार्टमेंट्स भी दिखे, कॉस्ट्यूम हो गया, माय फेवरेट डिपार्टमेंट इज साउंड डिजाइन। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो मेरी सारी फिल्मों के साउंड करता है, वो इंग्लैंड में पढ़ा है और वो ब्रिटिश फिल्म में काम करता है, और उससे मैं बैठ के जो साउंड के बारे में मैंने सीखा है कि किस तरह से एक फिल्म को आप दूसरे लेवल पे ले जाते हैं। तो साउंड डिजाइन हुआ, कॉस्ट्यूम डिजाइन हुआ, प्रोडक्शन डिजाइन हुआ, आर्ट, कैमरा, यू नो, सो मेनी अदर डिपार्टमेंट्स, एंड एक्टर इज जस्ट वन मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। तो वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। फिर मैंने कई बार होता है कि एक्टर ज्यादातर बेरोजगार ही होता है, मतलब कि
सेल्फ इम्पोज भी होता है कई बार, और कई बार आपके पास काम ही नहीं होता है। सब बहुत दिक्कत वाली जिंदगी होती है अभिनेता की। मतलब कई बार तो मतलब लोग परेशान हो जाते हैं कि लोग कई बार जो अभिनेता बनना चाहते हैं बोलते हैं मैं 1 साल कड़क मेहनत करूंगा फिर देखते हैं। तो 1 साल में कुछ होता नहीं है, फिर वो बोरे बिस्तर बांध के वापस चले जाते हैं। तो मेरे भी काफी दोस्त थे जो आए थे मेरे साथ, जिनके साथ मैं रहता था, अभी सब वापस गए। कोई चूड़ी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दे आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव। तो इसलिए मेरे को लगा कि कुछ और भी मेरे पास अगर समय है तो उसका सदुपयोग किया जाए। तो आई स्टार्टेड राइटिंग। तो मैं थिएटर में प्लेज वगैरह डायरेक्ट करता था, मैं खुद ही प्रोड्यूस करता था, खुद ही बनाता था। तो वही मेरा फिर मेरे को बोला कि मैं अगर इन बिटवीन 2 फिल्म मेरे पास समय है तो उसका कुछ ज़्यादा देन सिटिंग एट अ कॉफी शॉप एंड एडिटिंग, आई शुड सिट एट होम एंड वॉच सम मूवीज एंड राइट समथिंग, लिखूं पढ़ूं, ताकि मैं कॉन्स्टेंटली ग्रो करता रहूं। तो मैंने फिर एक स्क्रिप्ट लिखी। मैं पोलैंड में था, ऑशविट्ज में मैं गया, वहाँ पे देखा सब जो हाल नाज़ीज़ ने किया था वो सब देखा। तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में एक आइडिया आया कि यार कुछ आई हैव टू एक्सप्रेस समथिंग एज एन एक्टर। फिर मैंने एक फिल्म लिखी हिरोशिमा करके, साइलेंट फिल्म 6 मिनट की। तो मैंने अपने पैसों से आके बना दी, मैंने लिख के। तो बना के जब वो रिजल्ट आया तो लोगों को मैं दिखाया तो लोग दंग रह गए, बोले ये तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने यार, ये कैसे बनाया, ये पूरा साउंड डिजाइन और कोई डायलॉग्स नहीं है, एक ही एक्टर है और इट्स लाइक ए जापानीज फिल्म। तो मैंने अच्छा, मैं एक्साइटेड हो गया कि मैं इसको मैं बना सकता हूँ। फिर मैंने विशाल जी को दिखाई हिरोशिमा, उनको बड़ी अच्छी लगी। बोले यार तो तुम फेस्टिवल भेजो। तो मैंने फेस्टिवल वगैरह में भेजा तो काफ़ी फेस्टिवल में सिलेक्ट हो गई वो। फिर मेरे एक दोस्त है विक्रांत मैसी, वो भी एक्टर है, और निवेदिता बासु करके हैं मेरी 2 दोस्त। तो मैं ऐसी बात कर रहा था एक दिन, मैं और चिल कर रहे थे, तो मैंने एक और स्क्रिप्ट लिखी 35mm विच इज लूजली इंस्पायर्ड फ्रॉम गुरुदत्त's लाइफ। तो मैंने उसको ऐसे ही सुना दिया, ऐसी बियर पीते पीते। तो बोला बनाते हैं यार, मैंने ठीक है बनाते हैं। तो फिर उसने मुझे खूब सारे पैसे दिए बनाने के लिए। मैं तो बड़ा महंगा डायरेक्टर हूँ शॉर्ट फिल्म के हिसाब से। मतलब मेरा मल्टीप्लाइड बाय 15 टाइम्स हो जाता है बजट। मतलब वो लिखने में ऐसा नहीं कि मैं ओवर शूट करता हूँ, ऐसा कुछ जो लिखता हूँ उतना ही शूट करता हूँ। तो उसने बोला यार तो बजट, मतलब भाई बजट इतने लगेगा, तो देते हैं यार, करते हैं। तो हमने शूट किया बनारस में। आई गॉट द होल टीम, फिल्म टीम। तो कार्तिक विजय बहुत बड़े डीओपी हैं, उन्होंने शूट किया, और पूरा जो टीम था फिल्म का था। और हम लोगों ने फिल्म बनाई, एडिट किया मैंने, म्यूजिक करके जब मैंने फिल्म दिखाई तो लोग दंग रह गए। बोले ये क्या बनाया तुमने, ये तो अलग लेवल की फिल्म है, ये तो फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है ही नहीं, आधे घंटे की फिल्म थी वो। नीरज कपूर और प्रियंका बोस। प्रियंका इज डूइंग वेरी वेल, शी इज इन लायन राइट नाउ विद निकोल किडमैन, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हर आल्सो। सो वो फिल्म लोगों ने देखी तो बड़ा मजा आया लोगों को। फिर मैंने एक और स्क्रिप्ट लिख दी अबाउट इंडिपेंडेंस, आज़ाद करके। तो मैं सोनी के पास गया और मेरा बजट और बढ़ गया। तो मतलब फिर मेरा वो बजट 3 गुना और बढ़ गया। तो जो मैंने हिरोशिमा बनाई थी उससे 40 गुना ज्यादा बजट मुझे मिला आज़ाद बनाने के लिए। और फिर मैंने आज़ाद बनाई सोनी के लिए। दिस इज फर्स्ट टाइम आई वाज वर्किंग विद द स्टूडियो, वॉज वर 2 इंडिपेंडेंट फिल्म इन अ वे। तो स्टूडियो के आई वाज अंडर द बेटन ऑफ स्टूडियो, तो पूरा सोनी देख रहा था। और फिर मैंने फिल्म बनाई, मैंने फिल्म डिलीवर की, उनको बहुत पसंद आई। तो उन्होंने बोला कि इसको सोनी टीवी पे चलाएंगे। तो 15 अगस्त के दिन भर वो शॉर्ट फिल्म जो है आधे घंटे की, वो सोनी टीवी पे चला। एंड ऑल्सो इन आज़ाद आई एक्टेड एंड डायरेक्टेड, विच आई डिडंट वांट टू डू, बट द सोनी पीपल, वो जो थे वहाँ के बॉसेस, बोला कि तुम खुद ही क्यों नहीं करते हो, तुम्हारी कहानी है। तो वहाँ से मेरा ये, फिर मैंने वो विशाल जी को फिर से दिखाई तीनों फिल्में, उनको बहुत अच्छा लगा। तो दैट्स लाइक अ प्रील्यूड टू माय films which I have written. I have written a few films. You've written 2 full-length feature films. Yeah. I have written 3 of them. 3 of them, okay. I'll start making, and then I have other scripts which are from the play. Okay. Which I would make. So in a way that if I start making films, then I will, I think, make about 7 films in 10 years. Wow. Which my scripts are almost ready. All of them. Yeah, it's all in the head. I have to just, I have written 3 of them. And rest I have sort of You've worked it out in your mind. I worked it out in my head. It's all there. One of them is a musical which I have created the music for. Which is a Brecht musical. 1920s का एक ओपेरा था, कर्ट वेल, और जिससे आपका जो विस्की सॉन्ग जो है जिम मॉरिसन का, वो गाना वहाँ से आया था। तो उसके ऊपर एक प्ले है जो मैंने अडेप्ट किया था, जो हमने स्टेज पे किया भी था। और उसका मैं एक फिल्म बनाने की कोशिश करूंगा। और तब तक मेरे ख्याल से 5 साल बाद दुनिया बहुत बदल चुकी होगी। पीपल विल बी ready to watch such kind of film, like a surreal musical happening in a desert, you know.
तो ये है प्रिल्यूड है. क्योंकि मैं लिखता था, मुझे लगता था कि मैं बना लूंगा, लेकिन जब आप फ्लोर पे होते हैं तो जो आप लिखते हैं और जो आपके हाथ में फिल्म आती है वो दोनों अलग होता है. क्योंकि दे से अ फिल्म इज मेड एवरी डे. हर दिन एक फिल्म बनती है. तो आप गए ऑफिस, उधर गए, बारिश हो गई, आपके सारे कपड़े भीग गए, दूसरे कपड़े पहन के आप शूट कर रहे हैं. शाम हुई तो कुछ हो गया. तो एवरी डे इज अ चैलेंज. आपकी फिल्म धीरे 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 बदलती जाती है और वो लगता है कि आपने जो लिखा है वही होगा. वो ऐसा होता ही नहीं है. तो इसलिए वो सीखना बहुत जरूरी था. और तीनों फिल्में अच्छे से बना पाया. और मतलब वो सब जितने भी निखिल अडवाणी हों, विशाल भारद्वाज हों, काफी बड़े बड़े सुभाष घई साहब, इन सबको मैंने दिखाई फिल्म और उनको बड़ी अच्छी लगी. एंड ऑल्सो नॉट मेनी पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम मी, बिकॉज दे थॉट इट्स एन एक्टर, इट विल बी लाइक एक मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड कुछ सीन होगा. एक्टर्स तो बड़े सेल्फ इंटेलिजेंट होते हैं. एग्जैक्टली. तो वो लगा कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. आई कुड टेल अ स्टोरी. तो हाँ, सो 35mm जो है उसका मैं फीचर बना रहा हूँ होपफुली नेक्स्ट ईयर. दिस इज कॉल्ड 70mm. तो फिर 5 साल की क्या बात कर रहे थे हम लोग. द नेक्स्ट बाय नेक्स्ट ईयर यू विल बी इंशाल्लाह. मतलब कोशिश चल रही है कि बिकॉज आई बिलीव इन एनर्जी. तो मैं कहीं दौड़ भाग नहीं कर रहा हूँ. मैं बहुत खुश हूँ अपनी जगह पे. मैं अपनी फिल्में कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं लाइफ में. इज देयर एनी डायरेक्टर जिसके साथ आप खास में काम करना चाहते हैं जो अब तक आपने किया नहीं हो? मणिरत्नम, अनुराग कश्यप, इन लोगों के साथ मैंने काम नहीं किया. अनुराग, उनके साथ मैं मिला हूँ कई बार. क्योंकि आप अनुराग कश्यप की फिल्म के जैसे लगते हो. हाँ, कि आप होगा ही डेफिनेटली अनुराग के साथ आपका. उन्होंने एक्चुअली कमीने जब रिलीज हुई थी, मैं ऑटो में जा रहा था कहीं, तो मुझे फोन बजा मेरा. तो फोन पे बोला अरे यार तुम्हारी फिल्म देखी, मजे आ गए. तो मैंने, कश्यप साहब जो है ऐसे हैं, वो बड़े ही खुले प्रकृति के हैं. मतलब उनको जो पसंद आता है वो बोल देते हैं ना. तो उन्होंने फिल्म, विशाल जी ने उनको शायद फिल्म दिखाई होगी, पुराने दोस्त हैं, तो उन्होंने फिल्म देखी और उन्होंने फोन लगा दिया कि ऐसे ऐसे यार बड़ा अच्छा काम किया तुमने, कहाँ से हो, ये वो. मतलब कौन बोल रहे हैं भाई? तो मैं सुना ही नहीं दे रहा. मैं सिग्नल 4 बोलना सिग्नल पे, कौन है भाई, कौन बोल रहे हैं? बोले यार मैं अनुराग कश्यप बोल रहा हूँ यार. मैंने है और आप बोल रहे हैं? बोला हाँ. तो फिर मुझे याद है कि वो अगले दिन शाम को विशाल जी के घर पे वो एक डिनर था और कमीने रिलीज हुई थी. तो राजीव मसन रिव्यू कर रहे थे और उन्होंने बड़ा अच्छा रिव्यू दे दिया और उसने मेरे रोल को भी बड़ी तारीफ कर दी उन्होंने. तो आई रिमेम्बर, सो दैट्स हाउ आई रिमेम्बर मिस्टर कश्यप. After that, nothing really happened. But that's fine. It's organic. It's like a matter of time. And so सही टाइम पे हो जाएगा. Yeah, I'm in no hurry. और मणिरत्नम साहब मेरे बहुत प्रिय है. वैसे जब आप स्क्रिप्ट सुनते हैं तो आपके टच पॉइंट्स क्या होते हैं कि इसमें ये होना चाहिए, देन यू विल डू इट? आप क्या देखते हैं? स्क्रीन प्ले बहुत जरूरी होता है. स्क्रीन प्ले में मतलब वहाँ को तो सिखाया गया कि कोई भी रोल छोटा नहीं होता है. एक्टर छोटा या बड़ा होता है. तो मुझे कोई भी, मैंने कमीने में अगर आप देखें तो वो 10 मिनट का रोल था. मतलब इतना कुछ लंबा चौड़ा रोल नहीं था. वो आता है और फिर मर जाता है. पूरी फिल्म में नहीं था वो, लेकिन उसका energy was looming over the whole film. Then I did a film called D-Day, where I had a very small part where I played Rishi Kapoor's Bhanja. But people still like that, remember that one scene, and so it's that one scene if you can get it right. I think so, I always look for that one sort of scene in the film. और वो कई बार, और अगर आप पूरी फिल्म ही देखेंगे तो पूरी फिल्म में यू ऑलवेज एज एन ऑडियंस, आदमी को एक चीज बड़ी अच्छे से याद रहती है कि अगर आप रंगीला देखेंगे तो आमिर खान साहब होटल में बैठे हैं और बोलते एसी घुमा. सो दोस्त, या अगर आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, पूरी सब फिल्म अच्छी है, सब सही है, लेकिन जो मोमेंट, एक मोमेंट होता है जो ऑडियंस दिमाग में बैठ जाता है कि पलट, वो हिस्ट्री बन जाता है. सी आई थिंक सो आई लुक फॉर दैट इन अ स्क्रिप्ट वेयर आई कैन प्ले दैट मोमेंट राइट. आई माइट नॉट बी द प्रोटैगनिस्ट or I could be the antagonist, but if I can get that one moment as an actor, selfishly I can do it. I'll be etched in the memories forever. जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम सीन स्टीलर है, आपके हिसाब से सीन स्टीलर क्या होता है? सीन स्टीलर होता है एक खिसियाई हुई बिल्ली जो आपके नाक के नीचे से आपका खाना लेके भाग जाती है. you know, या कोई लंगूर हो. तो मुझे लगता है वही होता है सीन स्टीलर, जो आप सब कुछ करके बैठे तैयार हैं और पता चला आपके पाँव के नीचे से एक बिल्ली आई और आपका दूध लेके भाग गई. तो मैं तो वही करते रहता हूँ. तो आई थिंक दैट्स प्रोबब्ली दिस थिंग. अच्छा, कभी ऐसे होता है कि कोई डायरेक्टर आपके पास आता है और कहता है कि देखा आप तो अच्छे एक्टर हैं, आपको तो पता है क्या करना है, आप कर लो अपने हिसाब से, और अगर ऐसे होता है तो व्हाट इज योर रिएक्शन, और आप कैसे करते हैं?
आई थिंक वो होता है जब डायरेक्टर हैज अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन यू। थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक्चुअली मेरे लिए, क्योंकि कई बार होता है कि अगर ऐसा होता है तो या तो निर्देशक जो है आप पे बहुत ही भरोसा कर रहा है, या निर्देशक जो है वो अच्छा निर्देशक नहीं है। तो मैं फिर असमंजस में पड़ जाता हूँ कि ये मुझे अगर ऐसे करना बोल रहे हैं तो मैं कुछ भी करूँ, उनको तो बताना पड़ेगा ना कि मैं अपने दायरे से बाहर ना चला जाऊँ। वो निर्देशक नहीं बताता, क्योंकि एक्टर फिल्म रंगमंच में तो आप A to Z पूरा एक जर्नी पे जा रहे हैं, आप शुरू किए और दूसरी तरफ से अब खत्म निकल गए आप। इसमें एक निर्देशक को पकड़ाना पड़ता है कि तुम यहाँ से आए हो, तुम्हारी माली हालत ये है, अब तुम इसके बाद वहाँ जाओगे, तुम्हारे साथ ऐसा वहाँ पे उस दिन ऐसा हुआ था। तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ अगर कोई डायरेक्टर मुझे बताता नहीं है कुछ, क्योंकि वो मैं तो मतलब डायरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता हूँ। देन आई गेट इट राइट वेरी क्विकली, आई एम वेरी इंटेलिजेंट दैट वे। लेकिन अगर डायरेक्टर जब तक टोके नहीं ना तो मज़ा नहीं आता कि नहीं तुम ज़्यादा कर रहे हो, ये कम कर रहे हो, ये मत करो। ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है अभिनेता के लिए। तो मुझे डर लग जाता है कोई डायरेक्टर कुछ बोलता नहीं है तो। एंड वो एक रोल कौन सा है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं? आई थिंक समथिंग लाइक व्हाट मिस्टर बच्चन प्लेड इन त्रिशूल। ओके, आई रियली लाइक दैट फिल्म। लाइक और मेरी बहुत एक फेवरेट एक नाटक भी है, नो, लुक बैक इन एंगर, जॉन ऑसबॉर्न की। गुस्से से भरा हुआ आदमी जो पूरे समाज को बदल देना चाहता है, वैसा कुछ रोल, जैसे जैकी श्रॉफ इन अंगार, इस तरह कुछ रोल मुझे करना है जहाँ पे मतलब समाज को बदल देने के लाइक बदल दूं समाज को। जो हो हमारे देश में बहुत कुछ चल रहा है अभी, मेरे को भी इच्छा है कि ऐसा कुछ रोल मिले जहाँ पे आई कैन गिव अ मैसेज और लाइक यूथ आइकॉन, वैसा कुछ खतरनाक सा कुछ करने का आना है। Well, that's it for now, Chandan. Thank you so much. Thank you very much for talking with us. Thank you so much, Indu. It was lovely. For more Bollywood scene stealers, take a listen to my episode with Kumud Mishra, Gulshan Devaya, Ranveer Shori, and Tanishra Chatterjee. Available on iTunes, SoundCloud, Audio Boom, the IVM podcast app, or any other podcasting apps you like. Next week will be my last episode of this series of Bollywood scene stealers, and I'm talking to the actor behind characters like Chappan Tikli and Kabira, none other than the bad man of Bollywood, Gulshan Grover. एक्सक्यूज मी भैया, एक्सक्यूज मी। बोलिए मैडम। मेन्यू में क्या है? मेन्यू में सीन अनसीन है, पॉडकास्ट है, ऑन कोर्स है, साइरस है, मेड इन इंडिया, रीडिस्कवरी प्रोजेक्ट, एम्पावरिंग सीरीज, सेक्स वैक्स है, IVM लाइक्स है, सिंप्लीफाइड है, कीपिंग इट क्वियर है, ड्रिंक्स एंड डेस्टिनेशंस है, माय नेबर सकरबर्ग है और द फैन गराज है। आपको क्या चाहिए? एक बार रिपीट कर देंगे क्या? रिपीट नहीं करता हम, आप जाओ IVMpodcast.com पे और सुनो ये सब, या फिर डाउनलोड करो उनका ऐप, सब आपकी उंगलियों पे।